हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? मैं हूं जगदीप सिंह, अमृतसर डिजिटल एकेडमी से। आज हम बात करेंगे कीवर्ड के बारे में। जैसा कि आपने देखा होगा, पिछली वीडियो में हमने बात की थी अपने कीवर्ड के बारे में, क्या है कीवर्ड और क्यों कीवर्ड को यूज करते हैं। इससे पहले कि हम ये वीडियो स्टार्ट करें, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि हमारी अपडेट वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। आज का हमारा टॉपिक है कीवर्ड। हमने पिछली वीडियो में आपसे बात की थी कि कीवर्ड क्या है, क्यों हम कीवर्ड को यूज करते हैं और हम कैसे कीवर्ड को ढूंढ सकते हैं। आज हम बात करेंगे हम अपने कीवर्ड को कैसे यूज करें जिससे कि हमें रैंकिंग और ट्रैफिक जल्दी से जल्दी मिले। अब कीवर्ड यूज करने के काफी सारे तरीके हैं। पहले तो ये डिपेंड करेगा आपके बिजनेस पे कि आपका क्या बिजनेस है, क्या आपका ब्रांड है, क्यों हमने कीवर्ड यूज किया, क्यों हमने कीवर्ड चूज किया। अब हम बात करते हैं अपने कीवर्ड के बारे में। सबसे पहले हमारी बात आती है टाइटल, कि हमारे कीवर्ड को हम कहां पे रिप्लेस करें ताकि गूगल उसको देख सके। टाइटल में ये होता है कि आपकी वेबसाइट का नाम, लाइक जो हम अपनी वेबसाइट का नाम दे रहे हैं गूगल पे शो होगा, गूगल को हम उसमें कीवर्ड बताएंगे। फर्स्ट इसमें आएगा कि अपने टाइटल में अपना कीवर्ड होना नहीं चाहिए। दूसरा हमारा केस आता है डिस्क्रिप्शन। अब दूसरी टर्म में बात करते हैं डिस्क्रिप्शन, अपने वेबसाइट की मेटा डिस्क्रिप्शन से बोल सकते हैं। अब उस डिस्क्रिप्शन में भी हमारा सेम कीवर्ड होना नहीं चाहिए। इन केस मान लो कि मेरे अगर 5 कीवर्ड है तो उन 5 कीवर्ड्स का कॉम्बिनेशन करके मैं अपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन में पेश करूं। अब थर्ड जो मेरे लिए आता है वो होता है मेटा कीवर्ड्स। थर्ड टॉपिक मेरा रहेगा मेटा कीवर्ड्स। तो मेरी वेबसाइट मेटा कीवर्ड्स में मैं गूगल को मेनली बताता हूं कि वो कौन से कीवर्ड है तो मेरी वेबसाइट के लिए ओपन हो। नेक्स्ट फोर्थ आता है मेरा स्लग। अब स्लग को यूआरएल भी बोलते हैं। अब अगर आपका कीवर्ड यूआरएल में आ रहा है तो हमें आसानी होती है रैंकिंग में। ये 4 फंडामेंटल पार्ट हैं गूगल के जिससे हमारे कीवर्ड को रैंक होना ही होता है। अब इसके बाद हमारे पास आता है कि कैसे हम ट्रैफिक गेन करें। अभी सिंपली हमने बात की थी कि हमने कीवर्ड रैंकिंग कैसे लेके आनी है। अब हम बात करेंगे हम ट्रैफिक कैसे लेके आए और कीवर्ड को जल्दी से जल्दी और आसानी से ऊपर लेके आए। अब फर्स्ट हमारी गाइडलाइन है कि जो आपका कीवर्ड है वो मेन पैराग्राफ में होना चाहिए। अब हम अगर बात करते हैं मेन पैराग्राफ की, तो मेन पैराग्राफ में कुछ रूल्स होते हैं लाइक कि मतलब कि जो मेरा कीवर्ड है जहां से मेरी वेबसाइट स्टार्ट हो रही है, जो उसका फर्स्ट पैराग्राफ है वहां पे मेरा कीवर्ड होना नहीं चाहिए। सेकंडली सब हेडिंग्स। अब जो मेरे कंटेंट की सब हेडिंग होगी जिसे हम ड्यूल हेडिंग भी बोलते हैं, उस चीज में मेरा कीवर्ड आना नहीं चाहिए। अगर इन केस आपके पास 4 सब हेडिंग है तो आप अपने 4 कीवर्ड वहां पे एडजस्ट कर सकते हो। इसके अलावा हम बात करते हैं हेडिंग की। अब हेडिंग की यहाँ पे मेन प्रायोरिटी है। अब फर्स्टली अगर हम बात करते हैं हेडिंग की, तो हेडिंग एक प्रॉपर ओवरव्यू होता है हमारे कंटेंट का कि किस पेज पे हम अपना कंटेंट लिख रहे हैं, किस पेज पे हमारी वेबसाइट होती है। अब उस हेडिंग में भी हमारा कीवर्ड होना नहीं चाहिए। अब अगर इस केस में बात करते हैं कि मेरे पास 4 या 5 कीवर्ड है तो उस केस में मेरे एक कॉम्बिनेशन होगा टाइटल का जिसमें मेरे सारे के सारे कीवर्ड आएंगे और वो मेरा हेडिंग होगा। और अगर हम दूसरी लैंग्वेज में बात करते हैं तो जो हमारा फोकस कीवर्ड होगा, फोकस कीवर्ड को मेन हम हेडिंग में रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि जो आपका वेबसाइट का कंटेंट है वो मिनिमम 300 वर्ड्स का होना ही चाहिए। लाइक अगर मैं बोल सकता हूँ कि अगर मेरा 300 से कम है तो हो सकता है मेरा वहां पे कोई ब्लॉग रैंक कर रहा हो या फिर कोई थर्ड पार्टी की वेबसाइट रैंक कर रही हो। अगर तो कम से कम 300 वर्ड है तो ये आता है गूगल की गाइडलाइन में। अगर हम गूगल गाइडलाइन की बात करते हैं तो उन्होंने मेंशन कर दिया कि कम से कम 300 वर्ड्स पर चाहिए, जिसका मतलब हुआ कि 300 वर्ड्स में ही आपकी हेडिंग्स आ जाएगी, सब हेडिंग आ जाएगी, कंटेंट आ जाएगा, कंटेंट का पैराग्राफ लेआउट आ जाएगा। इस सारा मेरे को 300 वर्ड्स में चाहिए ही चाहिए। अब अगर इसके बाद मेन प्रॉब्लम आती है रीडिंग। लाइक जब भी हम कोई पैराग्राफ पढ़ते हैं या फिर अपनी वेबसाइट को रीड आउट करते हैं तो उसमें मेन डिफिकल्टी आती है वर्ड्स की। लाइक कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमने सिनोनिम्स में लिखे होते हैं एंड गूगल उसको रीड नहीं कर पाता, या फिर एक जो ह्यूमन बीइंग है सिंपल लैंग्वेज को प्रेफर करता है एज कंपेयर टू रीडेबिलिटी इशू को। अब इस चीज को कम करने के लिए गूगल ने क्या किया,
कि जो आपकी वर्ड लेंथ होती है रैंकिंग, लाइक अगर मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूँ, ठीक है, अब अगर मैं उसको 20 वर्ड से ज़्यादा, अब अगर उसको मैं 20 वर्ड से ज़्यादा खींच लेता हूँ, ठीक है, वो एक तरह की रीडेबिलिटी इशू बन जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका लॉन्ग सेंटेंस होगा उतना ही उसे ग्रैब करने में डिफिकल्टी होगी। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि जो भी आपकी लाइन की लेंथ है या फिर कोई भी सेंटेंस है, उस सेंटेंस को 20 वर्ड से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप फुल स्टॉप यूज़ कर सकते हो, कॉमा यूज़ कर सकते हो, वाइलेज यूज़ कर सकते हो, या फिर हम कॉन्ट्रास्ट वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारा वर्ड लेंथ की लिमिट सिर्फ 20 वर्ड्स बन जाए, उसके बाद वो लाइन या सेंटेंस चेंज हो जाए। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो हमारी नेक्स्ट टर्म आती है ई कॉमर्स की। अब मेरे लिए क्या करते हैं, जब हम ई कॉमर्स की वेबसाइट स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे हम सिंपल बैकलिंक करते हैं, लाइक सिंपल इसकी प्रमोशन करनी शुरू कर देते हैं। अब ई कॉमर्स में मेरे लिए क्या आता है कि जब भी आप कोई ब्लॉग वगैरह डालते हो, जब भी पोस्ट वगैरह डालते हो, अगर उसकी आप प्रमोशन भी करते हो तो काफ़ी टाइम हमारा वेस्ट होता है। अब इस केस में हम क्या करते हैं, जो हमारी पोस्ट है जस्ट उसका टाइटल दे दिया, डिस्क्रिप्शन दे दिया एंड उसका मेलिंग स्लग दे दिया। उससे क्या होता है, जैसे हमें गूगल को रेफर करना होता है कि हम इस चीज़ के लिए ये काम कर रहे हैं। अब सेम थिंग अब ऊपर आ गई, अब सेम थिंग अगर हम ले लेते हैं तो सेम थिंग एज ए टाइटल, डिस्क्रिप्शन, स्लग तो इसमें यूज होंगे ही होंगे, लाइक इसकी ऑप्टिमाइजेशन हम कर देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है टेक्निकल एसईओ, टेक्निकल ऑडिटिंग। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा टेक्निकल ऑडिटिंग। अब टेक्निकल ऑडिटिंग में मेनली क्या आ जाता है, लाइक आपका साइट का स्ट्रक्चर, कि आपने जो साइट का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है वो कैसा है। लाइक अब इसकी एग्जांपल देता हूँ। अब मान लो कि मेरे पास नंबर ऑफ वेबसाइट्स हैं, लाइक उस वेबसाइट में नंबर ऑफ मैंने पेजेस बनाए हुए हैं। अब अगर तो मैंने उस वेबसाइट पे ब्रेड क्रम्स लगाए हुए हैं, लाइक अगर मैंने उसको लोकेशन दे दी हुई है, पाथ दे दिया हुआ है कि किस पेज के बाद कौन सा पेज ओपन हो रहा है, देन वो रैंकिंग के लिए इफेक्टिव है, रैंकिंग एज कंपेयर टू ट्रैफिक दोनों के लिए इफेक्टिव है। अगर इन केस अगर मैंने वहाँ पे ब्रेड क्रम्स मेंशन नहीं किए तो ये भी एक तरह का रैंकिंग नेगेटिव इफेक्ट आ जाता है, जो हम इसमें यूज करेंगे। इसके अलावा हम दोबारा आ जाते हैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन पे। अब मेनली हमने ये तो डिस्कस कर लिया है कि टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन में हम अब जो भी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे या जो भी टाइटल लिखेंगे उसमें हमने अपना कीवर्ड लगाना ही लगाना है। अब बात ये आती है कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन में जो अपना कीवर्ड लगाना है मेनली लगाना है, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि जो भी टाइटल या डिस्क्रिप्शन लगाते हैं ठीक है, हमने नंबर ऑफ कीवर्ड्स रखे हुए हैं, उन्हीं को एक तरह का कंपटीशन करके हम टाइटल या डिस्क्रिप्शन यूज करते हैं। लेकिन इसमें मेनली इफेक्टिव क्या है, इसमें इफेक्टिव ये कि जब भी आप टाइटल या डिस्क्रिप्शन को स्टार्ट करते हैं, आपका फर्स्ट जिसे हम बोलते हैं हमारा स्टार्टिंग में ही हमारा फर्स्ट कीवर्ड होना चाहिए। इन केस में अगर एग्जांपल लेता हूं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग की, तो स्टार्टिंग में ही हमारा आना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। उसके बाद हम रेफर कर सकते हैं लाइक लीडिंग इंस्टीट्यूट, बेस्ट इंस्टीट्यूट, या उसके कोई भी आपके टर्म है वो हम इंक्लूड कर सकते हैं। बट मेनली हम रेफर क्या करेंगे कि जो भी हमारा कीवर्ड है वो हमारा स्टार्टिंग में लाइक टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन के स्टार्टिंग में ही हमारा कीवर्ड है। इसके अलावा बात कर लेते हैं कंटेंट की। अगर इन केस मैंने आपको बताया कि इस पेज पे मिनिमम कंटेंट मेरा 300 होना ही चाहिए। अब उस केस में जो आपका पेज का साइट स्ट्रक्चर होगा, सिंपल एक हेडिंग होगी जहां पे मेरा कीवर्ड आ गया, सेकंड सब हेडिंग होगी जहां मेरा सेकंड कीवर्ड आ गया। इसके अलावा जो मेरा पैराग्राफ होगा 300 वर्ड्स का है। अब उन 300 वर्ड्स में मैं मेरे लिए 2 या फिर 3 कीवर्ड अपने रेफर करूँ। अब नेक्स्ट बात यहाँ पे आती है कि अगर मैं 2-3 कीवर्ड यहाँ पे ऐड करूँगा तो गूगल को कैसे पता चलेगा कि जो मेरे कीवर्ड है इस पेज के लिए रेलेवेंट है या नहीं रेलेवेंट। उस केस में हम मेनली क्या करते हैं, हाइपरलिंक को यूज करते हैं। अब हाइपरलिंक एक ऐसी टर्म है जिससे कि गूगल को पता चलता है कि जो कीवर्ड है वो किस पेज के रेलेवेंट है। सो इस केस में हम मेनली अपने हाइपरलिंक को इंक्लूड करेंगे जब भी हम कंटेंट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है लेआउट। अब जब भी हमने वेबसाइट बनानी है, हम वेबसाइट में मेनली क्या करते हैं लाइक एचटीएमएल पेज हो गए या फिर वो एक वर्डप्रेस की वेबसाइट है। उस केस में सिमिलर क्या करते हैं, सिंपल मैंने वेबसाइट पेजेस ओपन कर लिए और एक लोकेशन फाइंड आउट की, लाइक उस फोल्डर में डाल दी। अब अगर हम एसईओ की मेनली बात करते हैं कि मेरे को ट्रैफिक जनरेट करनी है या फिर रैंकिंग जनरेट करनी है, सो इजीली जनरेट करनी है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा,
इसके जो भी पेजेस होंगे उनको मैं सिंपल से अलग से फोल्डर में डालूंगा ताकि उनका जो ब्रेड क्रम्स है वो इजीली फाइंड आउट हो जाए एंड गूगल जब भी इसको क्रॉल करे इजीली इसका लेआउट पता चल सके। इससे नेक्स्ट हम आती है हमारी साइट मैप। फर्स्टली हम बात कर लेते हैं साइट मैप है क्या। साइट मैप एक तरह का डॉक्यूमेंट है जहां पे आपकी वेबसाइट के सारे यूआरएल मेंशन होते हैं। इस चीज को हम बोलते हैं मेरी साइट मैप। अब गूगल फर्स्टली बोलता है कि मेरे को साइट मैप पता होना चाहिए। अब इन केस हम क्या करते हैं सिंपली हम मेनली क्या करते हैं सिंपली हम सर्च कंसोल में गए वहां पे अपना साइट मैप डाल दिया। अब वहां पे साइट मैप इतना इफेक्टिव नहीं होता, क्यों? क्योंकि मेनली गूगल को लोकेशन ही नहीं पता कि वो कहां से साइट मैप को फेच करे। अब इसके एग्जांपल आपको देता हूं। मान लो मैंने एक साइट मैप यहां पे डाल दिया। अब उस साइट मैप को फेच करना है गूगल की। अब उस साइट मैप को गूगल ने फेच करना है एंड मैंने कोई भी लोकेशन स्पेसिफाई नहीं की कि कहां से वो साइट मैप फेच हो। इस केस में क्या होता है कि आपका साइट मैप अवेलेबल नहीं होता एंड उस चीज के कारण आपकी रैंकिंग फिर से डिक्रीज हो जाती है। अब इस चीज का फॉर्मूला मेनली क्या है, जब भी आप साइट मैप बनाओ उसको लोकल होस्ट में डालो या फिर अपने सी पैनल में डालो जहां पे भी आपकी मेन वेबसाइट अवेलेबल है। लाइक अगर मान लो कि मेरा एक लोकल फोल्डर है जहां पर मेरी मेन वेबसाइट के सारे पेजेस वहां पे हैं, उस केस में मैं साइट मैप को यूज करूंगा ताकि अगर मैंने साइट मैप की आपने लोकेशन दे दी देन मैं सर्च कंसोल में मेन अपनी लोकेशन दे सकता हूं एंड मैं गूगल को बता सकता हूं कि हां साइट मैप वहां पे है, आप वहां से फेच कर सकते हो। अब मेनली साइट मैप की प्रॉब्लम क्या है? फर्स्टली जब भी आप साइट मैप क्रिएट करते हो, अगर तो आप मैन्युअली क्रिएट करते हो तो वहां पे आप प्रायोरिटी नहीं देते। लाइक किस पेज को मैं क्या प्रायोरिटी दे रहा हूं, वो कब इंडेक्स हो, ये चीज हम नहीं देते। एंड अगर इन केस हम मैन्युअली डाउनलोड करते हैं तो वहां पे ऊपर वेबसाइट का नाम हम मेंशन कर देते हैं कि किस वेबसाइट से आ रहा है। तो गूगल क्या करता है, उस चीज को फेच करता है एंड वो अपने डाटाबेस में रख लेता है ताकि इन केस कहीं पे भी आपकी वेबसाइट पे अगर कोई डुप्लीकेट कंटेंट मिलता है तो आपकी ट्रैफिक और कीवर्ड रैंकिंग ऑलरेडी डिक्रीज हो जाएगी। अब इन दोनों में हम करेंगे क्या? फर्स्टली अगर आप मैनुअल साइट मैप बना रहे हो तो वहां पे हर पेज को प्रायोरिटी दो। अदरवाइज अगर आप ऑटोमेटिक कर रहे हो तो वहां पे जो भी जिस भी वेबसाइट से आपने बनाया है, जिस वेबसाइट से भी आपने बनाया है उसका नाम वहां पे रिमूव करो एंड अपनी कंपनी का नाम दो या फिर अपने बिजनेस का या फिर अपने ब्रांड का नाम दो। जिससे क्या होगा कि साइट मैप जब भी फेच होगा गूगल पे तो गूगल को पता चलेगा कि हाँ इन्होंने साइट मैप खुद क्रिएट किया है। अब इसके अलावा हम बात करते हैं कि हमारे और कौन कौन से रैंकिंग फैक्टर हैं। ये सारे हमने फैक्टर कर लिए, ये मेरी गूगल की गाइडलाइंस के अंदर है सारे। अब अगर हम इनके रिस्पेक्टिवली और भी अगर बात करते हैं कि और कौन कौन से फैक्टर है तो मेनली आपके पास आ जाएगा ब्लॉग, सेकंड आर्टिकल्स। अब ये दो ऐसे टॉपिक है जो आपको कंटेंट, अब ये मेनली ऐसे दो टॉपिक है जिससे आपको कंटेंट मिलेगा, गूगल के पास कंटेंट जाएगा जिसे हम मेनली क्रॉलिंग भी बोलते हैं या कभी भी फेचिंग भी बोलते हैं। अब अगर गूगल के पास डेली बाय डेली कोई यूनिक कंटेंट जाता है तो गूगल उस चीज को बार बार इंडेक्स करती है जिससे हमारा कीवर्ड रैंक और ट्रैफिक दोनों ही बढ़ते हैं। अब इस केस में हमें क्या कीवर्ड लगानी है, क्या कीवर्ड नहीं लगानी, ये हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बाकी हमारी डेली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।